Good morning. So today we will discuss this functions of division of labor. इमाइल दुर्खीम का जो कंसेप्ट हम पढ़ रहे थे उससे आगे थोड़ा सा चलने की आज कोशिश करते हैं जहां हमने छोड़ा था। और उसमें हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम इसको इस कंसेप्ट को और डिटेल में थोड़ा जानने की कोशिश करें, उसको देखने का प्रयास करें। सो जो हमने आपसे कहा था कि सामाजिक जो विभाजन, समाज विभाजन की इन्होंने बात की थी माय दुर्कीम ने, उनको थोड़ा-सा ये चीज़ करने की कोशिश जो है, वो इन्होंने की हुई है। इन्होंने कुछ कोशिश की है और उस कोशिश को अगर हम देखने का प्रयास करें, तो इन्होंने जो थ्योरी दी है सोशल सॉलिडेरिटी की, उसमें श्रम विभाजन के कार्य या प्रकार्य जिसको हम कहते हैं, वो बहुत-बहुत महत्वपूर्ण इनका रोल है। तो श्रम विभाजन के प्रकार्यों में इमाद रखीम ने ये जो कहा है, तो इनका जो सिद्धांत है, सिद्धांत पर आधारित इन्होंने इसे सोशल फैक्ट के आधार पर इन्होंने सामाजिक सच्चाई के रूप में इसे देखने का प्रयास किया है। और सामाजिक सच्चाई जो है सोशल फैक्ट हम जिसको बोलते हैं, सामाजिक तथ्य जिसको हम कहते हैं, वो इमाइल दुर्खीम के मुताबिक वो मौलिक तथ्य हैं। मौलिक तथ्य मतलब वो एक मॉरल फैक्ट है, नैतिक तथ्य हैं। नैतिक तथ्य होने के नाते ये मानते हैं कि कोई भी सामाजिक प्रतिमान नैतिकता के आधार पर ही जिंदा रहता है। और यही जो नैतिकता है, ये सामाजिक जीवन को, नैतिक जीवन को जीवित और सुरक्षित रखती है। और एक प्रकारवादी होने के नाते, फंक्शनिस्ट होने के नाते इमाइल दुर्खीम ने सबसे पहले श्रम विभाजन के प्रकारों की बात की। और श्रम विभाजन का प्रकार क्या होता है, वो उन्होंने इसका फंक्शनल एनालिसिस करके समझाने की हमें कोशिश की। और इन्होंने प्रकार के 2 अर्थ बताए। 2 अर्थ बताए आई मीन कि इनके मुताबिक जो फंक्शंस हैं उसके 2 मीनिंग हैं। तो 2 मीनिंग में इन्होंने ये कहने की कोशिश की, जो प्रकार का जो अर्थ है वो एक सिस्टम ऑफ मूवमेंट से है। सिस्टम मूवमेंट का मतलब क्या हो गया? गति की व्यवस्था से है। और गति की व्यवस्था का मतलब सिंपल शब्दों में क्या है कि क्रिया जो हम लोग करते हैं, गति की व्यवस्था मतलब कि मूवमेंट, सिस्टम ऑफ मूवमेंट है जो हम रोज सुबह से लेकर शाम तक जो हम करते हैं। दूसरे अर्थ में इन्होंने कहा कि प्रकार्य इस क्रिया या गति के अनुरूप, इस क्रिया जो हम करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, जो सिस्टम ऑफ मूवमेंट है, गति की जो व्यवस्था है, उसके उसके अनुरूप आवश्यकता की पारस्परिक संबंधों के रिलेशन से है। आवश्यकता की पारस्परिकता, आवश्यकता की पारस्परिकता मैंने इसका मतलब क्या हो गया? म्यूचुअल रेसिप्रोसिटी रिलेशनशिप, रादर म्यूचुअल रिलेशनशिप, एक दूसरे के साथ म्यूचुअली आदान प्रदान के संबंध पर आधारित है। और इसका मतलब क्या हो गया? अर्थात क्रिया को पूर्ण करने वाली आवश्यकता से है। जो क्रिया पूरी होगी, उस क्रिया को पूरी करने के लिए प्रकार्य की आवश्यकता होती है। इस सेंस में इन्होंने कहने की कोशिश की। तो दोबारा से एक बार फिर रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। इन्होंने ये कहने की कोशिश की, प्रकार्य को किस अर्थ में इन्होंने प्रयोग में लाया। इनके मुताबिक जो प्रकार्य जो है, दैट इंडिकेट सिस्टम ऑफ मूवमेंट, वो सिस्टम ऑफ मूवमेंट मतलब एक गति की व्यवस्था को वो इंडिकेट करता है, रादर उसको रेगुलेट करता है। तो जब वो गति की व्यवस्था को जो इंडिकेट करता है, तो इसका मतलब सिंपल शब्दों में क्या हो जाता है कि इन्होंने जो भी एक्शन हम करते हैं, जो क्रिया रोज हम करते हैं, उसकी व्यवस्था से संबंधित इन्होंने अपने विचार रखे और कहा ये प्रकार्य है। दूसरा अर्थ में इस गति की इस व्यवस्था को, गति की इस व्यवस्था को जो करता है, जो कि गति को करने के लिए, रादर मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसका और दूसरे लोगों के साथ पारस्परिक संबंध क्या है। पारस्परिक माने म्यूचुअल रिलेशन क्या है। और यही जो म्यूचुअल रिलेशन है, ये किसी भी किसी भी गति वाली व्यवस्था को पूरा करने के लिए अति आवश्यक है और उसकी वो जरूरत है। जब उसकी जरूरत है, तो इस अर्थ में दुर्खीम ने जो प्रकार्य शब्द का प्रयोग जो था वो किया। और इनका कहना है कि प्रकार्य जो है, प्रकार्य को मद्देनजर रखते हुए श्रम विभाजन समाज की कौन सी प्रकार्यात्मक फंक्शनल आवश्यकता को पूरा करता है। फंक्शनल नीड, कौन सी फंक्शनल नीड को जो प्रकार्य है वो पूरा करता है, वो इन्होंने बताने का प्रयास किया। और इस सेंस में इन्होंने पूरी करती है। और
प्रकार्य जो है वो दुर्खीम के अर्थ में रोल से संबंधित जो भी भूमिका होती है, किसी भी स्टेटस से जुड़ी हुई, जो भी, क्योंकि प्रकार्य करने के लिए, कोई भी रोल करने के लिए हमें कोई ना कोई स्टेटस चाहिए होता है। जैसे मैं एक टीचर हूँ, तो टीचर होने के नाते मैं जो प्रकार्य कर रहा हूँ, मेरा प्रकार्य है पढ़ाना। मेरा प्रकार्य है टीचिंग से संबंधित जितने भी बच्चों से संबंधित जितने भी इश्यूज हैं, उनको रिजॉल्व करना, उनके लिए काम करना, वो मेरा प्रकार्य है। तो हर स्टेटस के साथ दुर्कीम का मानना है कि कोई ना कोई भूमिका जुड़ी होती है, और ये जो भूमिका है, ये जो भूमिका जुड़ी है, ये कौन सी सिस्टम की मौलिक जरूरत को पूरा करती है, वो बहुत बहुत मैटर करता है। दुर्कीम के मुताबिक इसका मौलिक जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रकार्य का जो अर्थ है, वो परिणाम नहीं हो सकता, कॉन्सिक्वेंस नहीं हो सकता, प्रभाव नहीं हो सकता, ना ही वो इम्पैक्ट होता है, ना ही वो कॉन्सिक्वेंस होता है। प्रकार्य का जो काम है वो ये है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसा काम जिसके अभाव में सावयव जिंदा नहीं रह सके, जिसके अभाव में सावयव माने ऑर्गन जिंदा ना रह सके, तो उसे उसका फंक्शन कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि ऑर्गन को, प्रकार्य को जिंदा रखने की फंडामेंटल रिक्वायरमेंट के रूप में, फंडामेंटल माने मौलिक आवश्यकता के रूप में इसे देखने का इन्होंने प्रयास किया है। दुर्खीम ने समाज को एक नैतिक वास्तविकता का नाम दिया है। समाज एक मॉरल रियलिटी है, नैतिक वास्तविकता है, और जो मॉरल जो ये व्यवस्था है, पूरी की पूरी रियलिटी की जो व्यवस्था है, उसके अभाव में समाज खतरे में आ सकता है। अगर वो नहीं है तो समाज खतरे में आ सकता है। इसलिए समाज में पाए जाने वाले किसी भी किसी भी सामाजिक तथ्य, सोशल फैक्ट, किसी भी सोशल फैक्ट को स्वाभाविक रूप से नैतिक होना चाहिए। स्वाभाविक रूप में नेचुरली वो नैतिक होना चाहिए, वो मॉरल होना चाहिए, दैट शुड बी फुल ऑफ मॉरलिटी, नैतिक होना चाहिए। इस प्रकार सामाजिक विभाजन का जो प्रकार्य है, वो कैसा होना चाहिए? प्रकार्य और उसकी प्रकृति भी, any action or other function as well as its nature should be moral, वो भी नैतिक होना चाहिए, और नैतिक इस तरह से होना चाहिए कि उसके ताकि उसके साथ समाज वो जिंदा रह सके, और उसके अभाव में, उस नैतिकता के अभाव में समाज के अस्तित्व को खतरा पैदा हो जाए। इसका मतलब क्या हो गया? इन्होंने जो कहने की कोशिश की, इसका मतलब सिंपल शब्दों में यह है कि नैतिकता जो है वो समाज की जरूरत है, और नैतिकता ही एक सोशल फैक्ट है, सामाजिक तथ्य है, और उसकी वो जरूरत है। जो उसकी जरूरत है, तो उसके हिसाब से जो है वो सारा का सारा उसको देखने की कोशिश करें, और उस देखने की कोशिश में जो सारी चीजें हैं उसको वो जानने का प्रयास करें। जब वो जानने का प्रयास करेंगे, तभी इमाइल दुर्खीम ने उसे क्या कहने की कोशिश की, वो ही समाज का रादर वो ही जो श्रम विभाजन के प्रमुख प्रकार्य होगा। और इस तरह से आमतौर पर इन्होंने कहने की कोशिश की कि दुर्खीम से पहले की जो इंटरप्रिटेशन है, वो ये कहते थे कि आमतौर पर जो श्रम विभाजन का मुख्य काम जो है, वो सभ्यता का विकास करना है। सभ्यता का विकास करना मतलब टू डेवलप सिविलाइजेशन, सभ्यता का विकास होना है। वो ही उसमें इनके मुताबिक जो है, वो सभ्यता का विकास तब होता है जब स्पेशलाइजेशन बढ़ती है, जब विशेषीकरण बढ़ता है, जब स्पेशलाइजेशन बढ़ती है और सभ्यता का विकास होता है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादन में वृद्धि होती है। जब उत्पादन में वृद्धि होती है, तो उससे बौद्धिक का मतलब क्या हो गया कि इससे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है, मटेरियल डेवलपमेंट होती है, और जीवन में प्रयोग में लाने वाली और आने वाली सारी सुख सुविधाओं में वृद्धि होती है। सुख सुविधाओं में वृद्धि होती है, नॉलेज का प्रसार होता है, और ये दुर्खीम कहते हैं कि ये सब के सब सभ्यता के सभ्यता के स्रोत हैं, ये इसके परिणाम नहीं है। ये श्रम विभाजन के प्रकार्य नहीं है, ये सभ्यता के स्रोत हैं, सोर्सेज हैं। इस प्रकार इस विवेचन का दुर्खीम विरोध करते हैं। दुर्खीम कहते हैं कि श्रम विभाजन का काम जो है वो सभ्यता का विकास करना नहीं है।
श्रम विभाजन का काम है कि ये क्या बोलते हैं, सुखों में वृद्धि करना नहीं है। और इस तरह से श्रम विभाजन का जो मुख्य काम है वो इस तरह से चीजों को मैनेज करना है, इस तरह से चीजों को करना है ताकि समाज जिंदा रह सके। वो जो उसका काम जो है समाज में नैतिकता लाना है, नैतिक तथ्यों को बढ़ाना है और नैतिकता इस सेंस में लाना है कि जिसके अभाव में समाज जिंदा नहीं रह सकता हो। इस तरह से उन्होंने नैतिकता को लाने की कोशिश की, उन्होंने ये कहने का प्रयास किया। तो इस तरह से दुर्खीम ने सभ्यता के 3 पक्ष बताए हैं। वो दुर्खीम बोलते हैं सभ्यता के 3 पक्ष होते हैं और जो 3 पक्ष हैं उनमें उन्होंने पहला कहा औद्योगिक पक्ष या आर्थिक पक्ष। आर्थिक पक्ष मतलब इकोनॉमिक एस्पेक्ट है या इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट है। और दूसरा जो है वो कलात्मक है। कलात्मक माने एस्थेटिक है। हम अपनी कितनी क्रिएटिविटी उसमें डालते हैं, अपनी कितनी चीजों को हम डालते हैं। और औद्योगिक और आर्थिक पक्ष में उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि जिसकी वजह से जो होता है श्रम विभाजन की वजह से नए नए फैक्ट्रीज लगते हैं और उसकी वजह से आर्थिक लाभ होता है। और दूसरा जो कलात्मक पक्ष है उसमें हमारी कला कितनी हमारी प्रखर होती है, कितनी हमें दिखती है, एस्थेटिसिज्म हमारा कितना होता है। और तीसरा जो है दैट इज साइंटिफिक एस्पेक्ट। ये 3 तरह के पक्षों की बात की। साइंटिसिज्म का मतलब यहाँ पॉजिटिविज्म से था, प्रत्यक्षवाद से था, जो कि प्रैग्मेटिज्म से था, जो हमें सामने दिखता है। इस तरह से दुर्खीम ने तीनों के तीनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने कहा कि दुर्खीम ने सभ्यता के इन तीनों पक्षों को मॉरल एलिमेंट से विहीन माना है। इनके मुताबिक ये तीनों के तीनों पक्ष हैं सभ्यता के विकास के, जिसको कि श्रम विभाजन का प्रकार्य माना हुआ है। दुर्खीम कहते हैं कि ये तीनों के तीनों जो पक्ष हैं वो तीनों के तीनों मॉरलिटी इनमें नहीं है, नैतिकता विहीन है ये। और इनकी वजह से जहां जहां इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, इरादा सारी चीजें जहां जहां होती हैं, इन तीनों के साथ जो है नैतिकता का विकास नहीं होता है, बल्कि इनके साथ क्राइम बढ़ता है, अपराध बढ़ते हैं, भ्रष्टाचार बढ़ता है और सुसाइड बढ़ता है और साथ में अनैतिक घटनाओं में वृद्धि होती है। अगर ये तीनों के तीनों पक्ष जो हैं इस तरह से समाज में अनैतिक, भ्रष्टाचारी और अपराध मूलक गतिविधियों के लिए अगर जिम्मेवार हैं तो ये श्रम विभाजन के प्रकार्य नहीं हो सकते। तो फिर अगला प्रश्न ये किया गया कि इसका फिर प्रश्न ये है कि फिर श्रम विभाजन का प्रकार्य है क्या? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर? तो उसका उत्तर में दुर्खीम ने ये कहा, दुर्खीम कहते हैं कि श्रम विभाजन का जो प्रकार्य जो है नैतिकता है। और नैतिकता को डिफाइन करने के लिए उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि नैतिकता सबसे इंपॉर्टेंट है, सब अपरिहार्य है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, ये अत्यंत आवश्यक है, ये नित्य का भोजन है और इसके बिना समाज जिंदा नहीं रह सकता। अतः अतः सभ्यता का विकास करना श्रम विभाजन का प्रकार्य ना होकर आर्थिक तौर पर जैसे पहले माना जाता था वो ना होकर नैतिकता का विकास करना है, नए नए समूहों को पैदा करना है और फिर उन समूहों को इस तरह से संगठित करना है कि जिससे नैतिकता बनी रहे और नैतिकता इस तरह से बने कि इस तरह से बने कि ये पूरे समूह का जो अस्तित्व है वो इस तरह से हो कि समाज की वो सभी जरूरतों को पूरा कर सके। सभी जरूरतों से मतलब इमाम दुर्कीम का यहाँ था कि समाज की नैतिक जरूरत को भी पूरा कर सके, क्योंकि अगर नैतिकता नहीं होगी तो किसी भी विकास का कोई मतलब, कोई अर्थ, कोई महत्व नहीं है। इसलिए इन्होंने ये कहने की कोशिश की कि श्रम विभाजन इसी आवश्यकता को पूरा करता है और वो क्या करता है, नए नए समूहों का निर्माण करता है, उन्हें संगठित करता है, नैतिकता के आधार पर अपराध या दूसरी गतिविधियों की वजह से वो तोड़ता नहीं है, वो समाज को वो जोड़ता है, संश्लिष्टता को समाज में लाता है, एकता का निर्माण करता है। इस तरह से अंत में बहुत कम शब्दों में कहें तो दुर्खीम ने श्रम विभाजन के प्रकार्य में विभिन्न समाजों का विभिन्न समाजों का उद्धार या कल्याण करना नहीं मानकर
नहीं मानकर उन्होंने ये कहा कि इनका जो प्रमुख कार्य है, वो इस तरह से समाज का निर्माण करना है ताकि समाज संभव हो सके, समाज जीवित रह सके। समाज को जिंदा रखना ही और समाज को संभव बनाना ही श्रम विभाजन का मुख्य प्रकार्य है। और इसीलिए श्रम विभाजन का मुख्य प्रकार है। अतः दुर्खीम के अनुसार श्रम विभाजन के मुताबिक जिन समूहों का निर्माण होगा, उन समूहों में एकता प्रदान करना, सॉलिडेरिटी प्रदान करना ही इनका प्रमुख कार्य है। इसके दूसरे पक्ष में ये तो पहला पक्ष था जिसको कि हमने देखने की कोशिश की थी कि इन्होंने जो डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी करके इनकी जो किताब है, वो 3 भागों में बटी हुई है। और इन 3 भागों में पहला भाग था फंक्शंस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, जो हमने अभी देखा कि डिवीजन ऑफ लेबर का फंक्शंस क्या है? वो नैतिकता का निर्माण करना इस तरह से कि समाज जिंदा रह सके। दूसरा पक्ष इसका है कानून एवं संश्लिष्टता, लॉ एंड सॉलिडेरिटी। और तीसरा पक्ष है इसका फॉर्म्स ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी, जिसमें मैकेनिकल और ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी की हम बात करेंगे। और चौथे पक्ष में हम देखेंगे कि दोनों के बीच में अंतर क्या है मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी में। तो हम दूसरे पक्ष की ओर चलते हैं। दूसरा पक्ष है लॉ एंड सॉलिडेरिटी, कानून एवं संश्लिष्टता। इसमें इन्होंने दुर्खीम ने ये कहने की कोशिश की कि श्रम विभाजन का मुख्य प्रकार है, जैसे हमने अभी ऊपर कहा, कि समाजों में एकता को लाना है, संलिष्टता को लाना है, समाज में सॉलिडेरिटी को लाना श्रम विभाजन का मुख्य प्रकार्य है, फंक्शन है। एज ए फंक्शनलिस्ट दुर्खीम ने इसकी वकालत की, जो कि समाज का एक नैतिक तथ्य है। जैसे हमने ऊपर कहा कि ये मॉरल फैक्ट है, नैतिक तथ्य है। दुर्खीम ने सामाजिक विभाजन से उत्पन्न होने वाली सामाजिक संलिष्टता या सोशल सॉलिडेरिटी को स्पष्ट करते हुए इन्होंने कहा कि कानून का स्पष्ट करने के लिए कानून का वर्गीकरण करना बहुत जरूरी है। उन ग्रुपों में, उन समूहों में किस तरह का कानून पाया जाता है, उसका वर्गीकरण बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसी कानून के आधार पर सैंक्शन की अवधारणा जुड़ी होती है। अभिमति हम जिसको कहते हैं, पनिशमेंट कितनी किसको मिलेगी, उसकी पूरी की पूरी जो है वो कहने की कोशिश करते हैं। और ये बोलते हैं कि इस सैंक्शन के डर से ही, सैंक्शन का डर ही एक ऐसी चीज है जो कि समूह देता है, जो कि समाज देता है। और उस सामूहिकता में जो सैंक्शन का डर है, वही मॉरलिटी को लाता है, वही नैतिकता को लाता है, और वही समाज में, समूह में एकता का भाव पैदा करता और एकता लाता है। तो इसके आधार पर जो है इमाम हकीम ने कहा कि 2 प्रकार के कानूनों की व्यवस्था समाज में देखने को हमें मिलती है। एक कानून को उन्होंने कहा रिप्रेसिव लॉ, दमनकारी कानून कहा, और दूसरे को कहा प्रतिकारी कानून। बहुत कम शब्दों में कहें तो दमनकारी कानून को सार्वजनिक कानून भी कहा जाता है। नंबर 1 दमनकारी कानून, रिप्रेसिव लॉ, इन्हें सार्वजनिक या पब्लिक जिसको बोलते हैं लॉ कहा जाता है। इसके अनुसार इनके अनुसार जो दमनकारी कानून है वो 2 भागों में आगे फिर बढ़ता है। एक को बोलते हैं पेनल लॉ कहते हैं। पेनल लॉ का मतलब होता है दंड संबंधी कानून, और दूसरा होता है हमारा डिफ्यूज्ड लॉ, व्यापक कानून। और जो पहला जो है कानून जो है दंड संबंधी, कोई भी दंड हमने किया, इस श्रेणी में सभी वो कानून आ जाते हैं जिसमें हमने कोई भी हमने ऐसा काम किया हो जो कि नैतिकता के लिए खतरा है। क्योंकि समाज में नैतिकता को इन्होंने जोर दिया है, नैतिकता के लिए जो खतरा है उसे उस काम को हमने किया है। तो इस प्रकार के कानून का संबंध जो है किसी को भी कष्ट देने से, हानि पहुंचाने से, हत्या करने से, किसी स्वतंत्रता का हनन करने से है। और जो भी इस तरह के चीजों को कोई भी अगर आघात पहुंचाता है तो उसे जो है अपराधी माना जाता है। इसीलिए इन्हें संगठित दमनकारी कानून भी कहा जाता है, ऑर्गेनाइज्ड रिप्रेसिव लॉ भी इनको कहा जाता है। और इसमें दूसरा जो उसका पार्ट है वो है व्यापक कानून। व्यापक कानून का अर्थ ये होता है कि ऐसे कानून भी होते हैं जो पूरे समूह की नैतिकता के आधार पर व्यापक होते हैं, पूरे समूह में नैतिकता के आधार पर व्यापक होते हैं, जिसके कारण इन्हें व्यापक कानून कहा जाता है। दमनकारी कानून का संबंध आपराधिक कार्यों से होता है,
और ये कानून अपराध का निर्धारण और दंड की व्यवस्था करते हैं। अपराध का निर्धारण, कितना अपराध किया है और उसके मुताबिक क्या दंड मिलने वाला है, उसका निर्धारण भी यही करते हैं। ये कानून समाज में सामूहिक जीवन की मौलिक दशाओं को व्यक्त करते हैं। ये समाज में सामूहिक जीवन की मौलिक दशाओं को, मौलिक दशा मैंने फंडामेंटल कंडीशंस ऑफ ग्रुप लाइफ को इंडिकेट करते हैं। और इनमें दमनकारी कानूनों में सामूहिक मन की शक्ति होती है। वही मैंने पहले जो कहा, सामूहिक मन मैंने जो पूरा का पूरा समाज जैसा सोचता है, समूह जैसा सोचता है, जैसा समूह सोचता है, उसकी शक्ति इनके अंदर होती है, इनके अंदर होती है। और सामूहिक मन समानताओं की शक्ति से वो जो शक्ति प्राप्त करता है, वो सामूहिक मन से प्राप्त करता है। अतः ये कहा जा सकता है कि कोई भी ऐसा गलत काम अगर हम करते हैं तो उसे समूह पर आघात माना जाता है, उसे समूह का अपराधी माना जाता है। जज क्यों बैठा होता है कुर्सी पर? जज समाज के प्रतिनिधि के रूप में कुर्सी पर बैठा होता है। और किसी ने हत्या कर दी, किसी ने बलात्कार कर दिया या किसी ने कुछ ऐसा काम कर दिया, तो उसे व्यक्ति विशेष ने तो किया है, परंतु उसे जो सजा देता है वो समाज के प्रतिनिधि के रूप में जज देता है। और जज को लगता भी बोलते हैं तमाम सबूतों और गवाहों के आधार पर, सबूत और गवाह सारे के सारे उसमें रहते हैं, उसके आधार पर सारी चीजें की जाती हैं। दूसरा जो है दैट इज रिस्ट्रिक्टिव लॉ, इसे प्रतिकारी कानून भी कहा जाता है। ये इसमें इसका मतलब क्या होता है? ये पहले वाला सामूहिकता पर आधारित है, दूसरा व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित होता है। प्रतिकारी कानून, इसमें सुधरने का मौका दिया जाता है। जेल इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और प्रतिकारी कानून में व्यक्तियों के संबंधों में पैदा हुए असंतुलन की स्थिति को, संबंधों में, यहां संबंधों की बात होगी, समाज की बात नहीं होगी, संबंधों में पैदा हुई असंतुलन की स्थिति को सामान्य स्थिति प्रदान करता है। सामान्य स्थिति प्रदान करेंगे। इसमें सिविल लॉ, मार्केंटाइल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ये सब इसमें आते हैं। और इसका संबंध संपूर्ण समाज के सामूहिक स्वरूप से ना होकर, संपूर्ण समाज के सामूहिक स्वरूप से ना होकर व्यक्तियों से होता है। यहां इसका संबंध किससे है? पूरे समाज से नहीं, समूह से नहीं, बल्कि व्यक्ति से होता है, व्यक्तियों से होता है। ये कानून समाज में समाज के सदस्यों के व्यक्तिगत संबंधों, पर्सनल रिलेशन में उत्पन्न हुए असंतुलन को पुनः संतुलित, रीबैलेंस करने का काम करते हैं। और दुर्खीम कहते हैं, और कई ऐसी संस्थाएं से इसको जोड़ते हैं। उपरोक्त दोनों प्रकार की जो हमने कानूनों की बात की आपसे, इन कानूनों के आधार पर जीवन शैली में जो सामाजिक संश्लिष्टता आती है, सोशल सॉलिडारिटी का जो निर्माण होता है, उन्हें दो डिफरेंट स्टाइल्स में, उसको दो डिफरेंट शैलियों में उसको प्रकट किया जा सकता है। या ये कह सकते हैं कि इन दो प्रकार के कानूनों के वजह से के कारण दो प्रकार की विभिन्न शैलियों का जन्म होता है। और जो शैलियों का जन्म होता है, दोनों अलग अलग हैं। और जो दमनकारी कानून के आधार पर जो जीवन शैली या समूह बनता है, उसे हम मैकेनिकल सॉलिडारिटी कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? मैकेनिकल सॉलिडारिटी, यांत्रिक साबेवी, यांत्रिक संश्लिष्टता इसमें पनपती है। और दूसरे प्रतिकारी कानून के आधार पर जो है, वो जिसका कि संबंध व्यक्ति से है या व्यक्तिगत संबंधों में इम्बैलेंस से है, तो उसकी वजह से साबेवी संश्लिष्टता या ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी प्रकट होती है। तो ये दो प्रकार की जो सामाजिक जो वो है एकता है, वो प्रकट होती है। और इसे दो भिन्न भिन्न अलग अलग, अगला जो तीसरा पक्ष इसका आएगा कि ऑर्गेनिक एंड मैकेनिकल सॉलिडारिटी, वो हम इसमें देखने का प्रयास करेंगे। और इसमें ये रहेगा कि किस तरह से दोनों में फर्क रहता है, किस तरह से दोनों एक दूसरे के प्रकट होती है, वो इसमें जानने का प्रयास करेंगे। परंतु कल कल हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी और मैकेनिक सॉलिडारिटी क्या है। ठीक है।
चलिए अटेंडेंस के लिए आ जाइए। एवरीवन फॉर अटेंडेंस। वेद प्रकाश छूट गया, मतलब जोत पे ही है अभी, मैंने बोला जोत पे ही है। बस गए, निकल गए थे। हाँ जी आज आ गए घर से। अच्छा निकल गए थे कल। हाँ जी सर निकल गए। ओके, नहीं आ रहे हैं बच्चे लोग, जल्दी करो बेटा। बड़ी मुश्किल से निकले सर, हैं? बड़ी मुश्किल से ऐसे निकले सर ऐसे वहाँ से। ऐसे मौसम में नहीं रिस्क लेते ऐसा ऐसा। हाँ जी सर चलो रेस्क्यू किया गया हमें। बिना फोटो के ले लेता हूँ मैं, बिना फोटो के ले लेता हूँ क्योंकि इसमें टाइम लग रहा है। चलो ठीक है बेटा, अगली क्लास का टाइम है मेरा। ठीक है, ओके। ओके सर।